नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गेन में। मेरा नाम है गोविंद और आप मेरे साथ हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान का पॉलिटी का टॉपिक, जिसका नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। और संवैधानिक इतिहास में अपन ने जो सबसे पहले चीज़ देखी थी वो देखी थी अपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा। उसके बाद में अपन ने 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा। फिर 1784 का कानून देखा अपन ने, एक्ट अधिनियम। फिर 1786 का देखा। फिर 1793 का देखा। और अब आ गए हैं हम इस 93 में 20 वर्ष के लिए योजना बनाई गई, तो अब आ गए हैं हम 1813 के चार्टर एक्ट पर। तो देखते हैं 1813 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम था उसमें क्या प्रावधान थे, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, क्या उसका महत्व था, कौन सी उसमें कमियां थी। तो देखते हैं, पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। देखिए, यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था कॉन्टिनेंटल सिस्टम ने ब्रिटिश व्यापारियों और वणिकों के लिए कठिन चुनौती उत्पन्न कर दी। जो यूरोप में बोनापार्ट थी उसकी व्यवस्था थी कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जिसमें ब्रिटिश व्यापारी और वणिकों के लिए कठिन चुनौती उत्पन्न कर दी थी। कैसे कि महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत यूरोप के फ्रांसीसी सहयोगियों में ब्रिटिश माल के आयात पर रोक लगा दी गई। अब ये जो व्यवस्था की थी इसमें इसमें इसने किया था कि यूरोप के जो फ्रांसीसी सहयोगी थे उन्होंने ब्रिटिश के जो माल आ रहा था उस पर रोक लगा दी। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा एशिया में ब्रिटिश व्यापार में हिस्सा दिए जाने और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त करने की मांग की जाने लगी। कहां पर? एशिया में। और किसके द्वारा? ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा। ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा ही एशिया में ब्रिटिश व्यापार में हिस्सा दिए जाने और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त करने की मांग की जाने लगी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इसका विरोध कर रही थी। अंत में हुआ क्या कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो जो ब्रिटिश व्यापारी थे तब तक तो क्या कंपनी व्यापार कर रही थी यहाँ पर, लेकिन अब इसमें क्या हुआ, 1813 के जो चार्टर अधिनियम था उसमें ब्रिटिश जो व्यापारी थे उनको भी भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कंपनी ने अभी भी अपना एक अधिकार बनाए रखा। मतलब चीन के साथ कौन व्यापार कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और चाय का व्यापार कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। इस पर अभी भी एक अधिकार है इसका। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त कंपनी ने कंपनी के चार्टर को अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया और अपने शासन के साथ जारी रखा। इसके अतिरिक्त इसी में ही 20 वर्षों के लिए इसको बनाए रखा रखा कि 20 वर्ष के बाद में दोबारा से चार्टर एक्ट आएगा। तो इसमें क्या हुआ कि जब यूरोपियन बोनापार्ट की जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम थी उसमें विरोध होने लग गया इसके आयत पर, तो ब्रिटिश व्यापारी थे जिन्होंने भी यहाँ पर कंपनी के एक अधिकार को समाप्त करने की मांग की। तो हुआ क्या कि इस चार्टर एक्ट में ब्रिटिश जो व्यापारी थे उनको यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दे दी। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार पर एक अधिकार रहा। कंपनी के अलावा और कोई व्यापार नहीं करेगा। तो इसमें प्रावधान क्या क्या थे? तो सबसे जो पहला प्रावधान था वो हमारा पहला प्रावधान था आंशिक व्यापार का एक अधिकार। आंशिक व्यापार का एक अधिकार का मतलब कि इसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, भाई इसने जो कंपनी थी उसने चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब ये 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें केवल इसमें रखा गया है कि कंपनी केवल चीन के साथ व्यापार खुद करेगी और चाय का व्यापार खुद करेगी, बाकी और जो व्यापार है उन पर एक अधिकार अपना समाप्त कर लिया और भी कर सकते हैं। सब दूसरा इसका प्रावधान संप्रभुता, संप्रभुता सॉवरेंटी। इसने भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर ताज की संप्रभुता पर जोर दिया। भाई जो भारत में ब्रिटिश संपत्ति थी उस पर ताज की संप्रभुता होगी कि वहां पर जो ब्रिटेन की संपत्ति है यहाँ पर उस पर किसकी संप्रभुता रहेगी, किसका संप्रभु रहेगा? ताज का शासन चलेगा।
धार्मिक गतिविधियां, भाई इसने ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और धर्मांतरण में संलग्न होने की अनुमति दे दी। तो यहाँ जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इसने धार्मिक गतिविधियां भी बढ़ा दी, ईसाई बनाने लग गए यहाँ पे आके। स्थानीय सरकार को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग लोकल गवर्नमेंट, इसने स्थानीय सरकारों को लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया। तो जो स्थानीय सरकार थी उनको ये दे दिया कि आप लोगों पर कर लगा सकते हैं, जिसमें करों का भुगतान न करने की स्थिति में लोगों को दंडित करना भी शामिल था। अगर कोई भुगतान नहीं करे तो उनको दंडित किया जा सकता है। और शिक्षा पर इन्होंने भारतीय शिक्षा को 1 लाख रुपए की राशि दी गई। भारतीयों को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की राशि दी गई ये शिक्षा पर। तो प्रावधान क्या किया गया, तो आंशिक व्यापार, चाय और चीन को छोड़कर सब पर एक अधिकार समाप्त कर लिया। संप्रभुता स्थापित कर ली ताज की, धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर दिया, सरकारी जो स्थानीय सरकार थे उनको टैक्स लेने का और शिक्षा पर 1 लाख रुपए की राशि खर्च करने का प्रावधान किया। ये 1813 के चार्टर एक्ट में था। इसके अलावा जो इसके और महत्व थे, उनमें महत्व में था कि इतिहासकार जो गौरी विश्वनाथ था, उसने अपनी पुस्तक मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट में 2 प्रमुख परिवर्तनों की पहचान की। जो हिस्टोरियन थे गौरी विश्वनाथ ने अपनी जो पुस्तक थी मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट में 2 प्रमुख परिवर्तनों की पहचान की, जो ब्रिटेन और भारत के बीच संबंधों में इस अधिनियम के परिणाम के रूप में आया। ये दोनों संबंध थे, इस अधिनियम के परिणाम के रूप में एक जो परिवर्तन आया, वो पहला तो यह था कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए एक नई जिम्मेदारी ग्रहण करना, कि भाई अंग्रेजों को भारतीय शिक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो लेनी पड़ेगी। और शिक्षा भी कौन सी, खुद अपने लोग बनाना, अपने क्लर्क बनाना। दूसरी थी वो मिशनरी गतिविधि पर नियंत्रण में छूट थी। अब जो मिशनरी गतिविधि थी धर्मांतरण की, ईसाई परिवर्तन कर रही, तो उन पर जो नियंत्रण था उन पर छूट थी। नई शैक्षिक जिम्मेदारियों के लिए इस प्रोत्साहन का श्रेय ब्रिटिश संसद को दिया जाता है। नई शैक्षिक नीति के लिए मैकाले की नीति थी वो इसमें लागू होगी अब धीरे धीरे। तो शिक्षा का जो जिम्मा है वो भी ले लिया 1813 के चार्टर एक्ट में। और इसमें क्या हुआ, तो धीरे धीरे इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे जब शिक्षा को पर बजट देने लग गए, इसमें पैसा खर्च करने लग गए, तो लोगों को अपनी जैसी शिक्षा देने लग गए, खुद की अंग्रेजी बाबू बनाने लग गए कि जैसे भी कोई अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करेगा तो वो अंग्रेजी क्लर्क बन के रह जाएगा और अंग्रेजों का काम करेगा। तो ये जो प्रावधान थे मेन प्रावधान, वो 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम में कर दिए गए। उसके बाद में उसमें कहा गया था कि 20 वर्षों के बाद में पुनः जो चार्टर लाया जाएगा संशोधित के रूप में। तो 20 वर्षों बाद में 1813 के बाद में 1833 में फिर से चार्टर अधिनियम लाया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम क्यों लाया गया, क्योंकि अगले 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा यह अधिनियम लाया गया। क्योंकि जो 20 वर्षों तक वो कानून था तो उसको नवीन भी करना था, कुछ परिवर्तन भी होता है। तो इसमें क्या परिवर्तन किया, 1833 के अधिनियम को बाद में सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में पुनर्नामित किया गया। अच्छा, इसको जो 1833 का जो अधिनियम था उसमें बाद में सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में पुनः परिभाषित किया गया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। सेंट हेलेना अधिनियम कौन सा है, 1833 का। इसने कंपनी को उसके वाणिज्यिक विशेषाधिकारों, कॉमर्शियल जो प्रिविलेज थे से वंचित कर दिया कंपनी को, और ब्रिटिश भारत के शासन के पुनर्गठन के लिए भी कदम उठाए गए। अब धीरे धीरे भारत में ब्रिटेन का जो वर्चस्व है, स्थापित है, कानून है, शासन है, वो धीरे धीरे फैल रहा है। तो यहाँ पर जो कंपनी का विशेष अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया, वंचित कर दिया गया कंपनी को, और ब्रिटिश भारत के शासन के पुनर्गठन के लिए भी कदम उठाए कि भाई दोबारा से क्या क्या अपन पुनर्गठन कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या अधिनियम में प्रावधान किए गए, सबसे पहला प्रशासनिक निकाय बनाया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई है। अधिनियम ने प्रावधान किया कि भारत में कंपनी के क्षेत्र ब्रिटिश ताज की ओर से प्रशासित किए जाएंगे। अब जो भी ये कंपनी के क्षेत्र हैं भारत में, वो कौन
प्रशासित करेगा उनको ब्रिटिश ताज। एक पदनाम, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसको कहाँ बना दिया, ब्रिटिश भारत का गवर्नर। अब नाम दे दिया ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल। सभी वित्तीय, प्रशासनिक और सैन्य शक्तियां गवर्नर जनरल की परिषद के हाथों में केंद्रित कर दी गई। सभी प्रकार की शक्ति, चाहे वो वित्तीय हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे सैन्य शक्ति हो, कौन प्रयोग करेगा उसका, गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश भारत के, वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे विलियम हेडिंग्स। तो इससे पहले जो थे वो बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो। अब जो भारत के ब्रिटिश से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए वो विलियम बेंटिक बनाए गए। और क्या प्रावधान किया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया। इसने बंबई और मद्रास के गवर्नरों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। अब जो बंबई था, मद्रास था, उनके गवर्नरों को जो विधायी शक्ति दे रखी उनको वंचित कर दिया। किसके हाथ में दे दी, यही दे दी, भारत के जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल है उनको दे दी। भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गई। ये जो विधायी शक्ति से हटाकर किसको दे दी, भारत के गवर्नर जनरल को। मतलब कि केंद्रीकरण कर दिया गया। और क्या किया, विधि आयोग बनाया गया। विधि आयोग, विधि आयोग में क्या था कि इसने कानूनों के संहिताकरण के लिए एक भारतीय विधि आयोग की स्थापना की और लॉर्ड मेकाले को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। विधि आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया, लॉर्ड मेकाले को। और विधि आयोग किसने बनाया, 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम में। तो एक तो किया गया केंद्रीयकरण कर दिया, ब्रिटिश जो मद्रास और मुंबई था उसका केंद्रीकरण कर दिया गया, विधि आयोग बना दिया गया। खुली प्रतियोगिता कि ओपन कंपटीशन, इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता। सबसे पहले भारत में 1833 के चार्टर एक्ट में जो खुली प्रतियोगिता थी आईसीएस की, भारतीयों के लिए एक प्रणाली शुरू कर दी जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल या संचालक मंडल के विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। अच्छा, मतलब लागू तो की खुली प्रतियोगिता, लेकिन जो निदेशक मंडल थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, इन्होंने इसका विरोध किया तो उसको रोक दिया। अब निवास का अधिकार, इसने अंग्रेजों को भारत में स्वतंत्र रूप से बसने की अनुमति दे दी। अब जो ये 1833 का प्रावधान था, ये 20 वर्ष बाद लाया गया। इसमें क्या किया गया कि निवास का अधिकार दे दिया गया कि अंग्रेज भारत में जाके बस सकते हैं। खुली प्रतियोगिता की थोड़ी खुशबू सी आई, लेकिन उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया, विरोध किया, तो लागू नहीं किया जा सका। विधि आयोग लाया गया जिसका लॉर्ड मेकाले अध्यक्ष बनाया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बनाया गया। जो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी उनका जो अधिकार को छीनकर भारत के प्रथम प्रथम गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिक थे उनको दे दिया गया। अच्छा, इस अधिनियम के महत्व क्या थे, इस अधिनियम को लाने का जो महत्व था वो क्या था, तो केंद्रीकरण का उच्चतम स्तर होना। सबसे पहला तो क्या था कि भारत के जो गवर्नर जनरल के रूप में बंगाल के गवर्नर जनरल की पदोन्नति के बाद भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण अपने चरम पर पहुंच गया। जो केंद्रीकरण था वो अपने चरम पर पहुंच गया कि जो बंगाल का गवर्नर था जनरल, उसकी पदोन्नति कर दी और भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण अपने पर उसको बनाकर ब्रिटिश भारत का बना दिया। ताज को ट्रस्टी बना दिया गया, डायरेक्ट ताज का, कि प्रशासन के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ताज का ट्रस्टी बना दिया गया। ब्रिटिश इंडिया कंपनी को प्रशासन कौन करेगा, ताज से होगा। पहला विधि आयोग बना दिया गया मौका मैकाले के, कि भारत का पहला विधि आयोग गठित किया गया जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार था। अभी भी जो आईपीसी है हमारी
इंडियन पिनल कोड, उसके हमें जो विकास है, विचार हैं, वो हमें 1833 के चार्टर एक्ट में देखने को मिलते हैं, जहां पर पहला विधि आयोग बनाया गया, जो कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार था, जिसे बाद में 1860 के अधिनियमित में लागू कर दिया गया। इंडियन पेनल कोड 1860, इसका पहला विधि आयोग कब बनाया गया? 1833 के चार्टर एक्ट में ये हमको दिखता है। तो इसमें हमको ये प्रावधान मिले 1833 के। जो 1813 का जो एक्ट था, उसके बाद में जो 1833 का एक्ट आया, तो 20 वर्षों के लिए इसको नवीनीकृत कर दिया गया, सेंट हेलेन अधिनियम लाया गया, और इसमें प्रशासनिक निकाय का प्रावधान किया गया, पदनाम बदल दिया गया। भाई जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको अब ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, और विलियम बेंटिक बना दिए गए। केंद्रीकरण कर दिया गया बंगाल और मद्रास की। विधि आयोग बना दिया गया, इसमें पहला विधि आयोग का अध्यक्ष विलियम मैकाले बना दिया गया, और इसी जो अधिनियम था, इसमें खुली प्रतियोगिता जो आईसीएस की थी, सिविल सर्विस की, उसको लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया, तो लागू नहीं किया जा सका। निवास का अधिकार दे दिया कि ब्रिटिश जो है वो भारत में जाकर बस सकते हैं, तो ये इसमें प्रावधान कर दिया गया। और जो हमारा इंडियन पेनल कोड है आईपीसी, वो 1860 का, उसके जो पद चिन्ह वो भी हमें यहीं पर ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद में फिर 20 साल बाद में कंपनी का एक दूसरा नवीनीकृत अधिनियम आया, उसका नाम है 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम। इसको देखेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसी वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइज करके देखिएगा। इससे पहले की जो वीडियो हैं उनको भी रिवाइज करके देखिएगा, तो एक एक जो अधिनियम है उनसे हमको पता चलेगा कि भारत का जो वर्तमान में संविधान है वो कैसे कैसे धीरे 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 विकास हुआ, और आज का जो वर्तमान स्वरूप है वो भारत के संविधान का वो किस तरीके से बना। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये जो वीडियो बनाया गया है, हमारे साथ में जो आपने पॉलिटी पढ़ी है, वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप बने रहिएगा हमारे वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।